नमस्कार। प्रभा केतान फाउंडेशन और एहसास विमेन की ओर से मैं कल्पना चौधरी इस कलम विशेष के सत्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राहत की बात है कि हमारा देश कोरोना महामारी से बाहर आने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर है और अनलॉक हो चुका है, पर सावधानी यानी 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। इस विपरीत दौर में वर्चुअल ही सही, फाउंडेशन ने अपनी गतिविधियां जारी रखी। मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि प्रभा केतान फाउंडेशन भारत और विदेश के लगभग 30 शहरों में महिलाओं की तरक्की और कल्याण के कार्यक्रमों से जुड़ा है। साहित्य, संस्कृति, विरासत और कला से जुड़ी गतिविधियों के क्षेत्र में फाउंडेशन ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। कलम, एक मुलाकात, सुर और साज, लफ्ज, आखर, किताब, मुस्कान और ऐसे कई अन्य कार्यक्रमों से फाउंडेशन कलाकारों, शिल्पकारों, साहित्यकारों, कारीगरों और सामाजिक हस्तियों को ऐसा मंच उपलब्ध करता है जहां वे अपने चाहने वालों से सीधे मिलते हैं, संवाद करते हैं और उन्हें अपनी विशिष्ट यात्रा में शामिल करते हैं। हमें खुशी है कि कलम विशेष के इस खास कार्यक्रम में आज के हमारे अतिथि हैं चेतन भगत, जो भारत में अत्यंत प्रसिद्ध हैं और भारत के हर उम्र के पाठकों में विशेष रूप से लोकप्रिय भी हैं। चेतन भगत 11 हैं, इनमें 8 उपन्यास, 5 पॉइंट समवन 2004, वन नाइट एट द कॉल सेंटर 2005, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ 2008, 2 स्टेट्स 2009, रेवोल्यूशन 2020 2011, हाफ गर्लफ्रेंड 2014, वन इंडियन गर्ल 2016 और द गर्ल इन रूम 105 2000। उपरांत उन्होंने व्हाट यंग इंडिया वांट्स 2012, मेकिंग इंडिया ऑसम 2015 और इंडिया पॉजिटिव 2019 जैसी नॉन फिक्शन पुस्तकें भी लिखी हैं। बॉलीवुड की कई हिट फिल्में उनके उपन्यासों पर आधारित हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें भारतीय इतिहास में अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा उपन्यासकार की संज्ञा दी। टाइम्स ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया और फास्ट कंपनी यूएसए ने उन्हें दुनिया के सबसे रचनात्मक लोगों की सूची में स्थान दिया। देश के विकास से जुड़े मुद्दों की ओर युवाओं का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भगत देश और दुनिया के प्रमुख अंग्रेजी और हिंदी अखबारों के लिए कॉलम लिखते हैं। वह प्रेरक वक्ता और पटकथा लेखक भी हैं। अब मैं आपका और अधिक वक्त न लेते हुए श्री चेतन भगत से संवाद के लिए एहसास वुमेन जयपुर, राजस्थान और मध्य भारत की समन्वयक अपरा कुचाल को आमंत्रित करती हूँ। अपरा स्वयं भी एक उम्दा कला प्रेमी, स्थापित महिला उद्यमी और प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं। तो आइए हम सब आराम से बैठते हैं और इस खास सत्र का आनंद उठाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत चेतन जी आपका कलम की इस श्रृंखला में। कलम विशेष का ये कार्यक्रम है और हम आपको यहाँ पर पाकर बहुत ही ज्यादा हर्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कल्पना जी, थैंक यू। इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया, इतनी अच्छी हिंदी बोली कि मुझे डर ही लग गया अभी वैसे थोड़ा। और अपरा जी थैंक यू, आपने इतने अच्छे से बोला। और आप थैंक यू टू एवरीवन जो भी प्रभा केतान फाउंडेशन से एसोसिएटेड है कि अभी भी आप राइटिंग को, कलम को, लेखकों को इतनी मान्यता दे रहे हैं आजकल के ज़माने में, इंस्टाग्राम के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, सबसे पहले मैं जो आपसे सवाल करना चाहती हूँ वो मैं आपकी जो लेटेस्ट आपकी किताब है, क्योंकि आपके बारे में बहुत सारा हम गूगल के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, सबके थ्रू जानते हैं। चेतन भगत एक बहुत ही जाना माना चेहरा है, एक ऐसा नाम है जो हर जनों की जुबान पे है। तो एक दशक पहले जब आपकी किताबें पढ़ने वालों ने क्या भविष्य में मर्डर मिस्ट्री लिखने वाले चेतन भगत की कल्पना भी नहीं की होगी। तो क्या ये स्विच मुश्किल था क्या? मुश्किल तो जिंदगी ही है, मतलब जिंदगी ही मुश्किल होती है और जिंदगी में बदलाव लाते रहना चाहिए और बदलाव मुश्किल होता है। तो दो अलग अलग सवाल हैं आपके, एक ही कभी सोचा था ये करेंगे और दूसरा कि एक्चुअली मैं जब लेखक के अलावा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और हमेशा मैं लोगों को यही कहता हूँ कि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। और हम सबको अपने काम में, अपनी जिंदगी में ऐसे जीना चाहिए कि जो हम आज कर रहे हैं शायद हम पहले नहीं करते थे और कल शायद कुछ और करना पड़ेगा। इसे मैं जैसे अंग्रेजी में अडेप्टेबिलिटी कहता हूँ कि आपको बस बदलते रहना है। और ये एक चीज हमें और किसी ने नहीं तो कोरोना ने तो सिखाई ही है कि अब बदलना पड़ेगा, हम सबको बदलना पड़ेगा। आज हम ये वेबिनार कर रहे हैं, नहीं तो एक खूबसूरत सी शाम होती। और कितने अच्छे अच्छे वेन्यूज हैं जयपुर के खूबसूरत से, मतलब पर कोई बात नहीं, हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से इसके थ्रू क्योंकि हम बदले हैं। तो ठीक उसी तरीके से मेरे को बहुत प्यार मिला, बहुत हमारे देश के लोगों से प्यार मिला, इतना सम्मान मिला। मुझे कई बार समझ भी नहीं आता कि इतना क्या मैंने कर दिया कि जो मेरी ही किताबें इतनी बिकती हैं। तो उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, उसको हमेशा पाठकों को जो मेरी किताबें पढ़ते हैं उनको एक सरप्राइज करते रहना है, एक सरप्राइज एलिमेंट जरूरी है। तो कुछ कुछ नया करना जरूरी है। और दूसरा अपरा जी, हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब यूथ का अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है क्योंकि वो इतना वीडियो पे कंटेंट देख रहे हैं। तो सिर्फ पहले मैं लव स्टोरीज लिखता था तो वो सिर्फ लव स्टोरी काफी नहीं है अभी लोगों को, अभी मर्डर भी होना चाहिए। तो अब वो मतलब कि ये नहीं जानना चाहते कि एंड में लड़के को लड़की मिली या नहीं, वो ये जानना चाहते हैं कि लड़की का मर्डर किसने किया था। तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है लोगों को। तो एक तरह से वो टेस्ट बदला है, तो टेस्ट बदलने के साथ साथ मुझे भी बदलना पड़ेगा। मेरा काम लोगों के लिए अच्छी कहानियां लिखना, तो जैसे जैसे टाइम बदलेगा मुझे भी सीखना पड़ा। मुश्किल था सेकंड पार्ट आपका, सीखना पड़ा। एक अलग ही होती है मर्डर मिस्ट्री लिखना, सस्पेंस की। आप मूवी भी देखें या अगर बुक भी पढ़ें तो आप हमेशा नोट करेंगे कि उसमें जो बुक पढ़ रहा है वो खुद भी डिटेक्टिव बना हुआ है। हम जब पढ़ते हैं तो हम भी गैस करते हैं ना कि किसने किया होगा। वो लव औरों में नहीं होता किताबों में, पर इसमें पाठक खुद वो सॉल्व करना चाहते हैं केस। तो उनको आपको वो मजे देने हैं, सस्पेंस देना है, एंड में सरप्राइज देना है, और वो सब वर्क करना चाहिए। और अगर वो नहीं वर्क करेगा तो फिर वो ना पिक्चर चलेगी ना किताब चलेगी। तो उसकी एक अलग टेक्निक है, तो वो मुझे सीखनी पड़ी। तो दिल्ली ही क्यों चुना आपने? बम्बई क्योंकि क्यों मुझे नहीं, सिंगापुर ये क्यों मुझे नहीं? भी ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि मुझे भी आज तक समझ नहीं आता। क्योंकि मैं बम्बई भी काफ़ी रह लिया हूँ एक्चुअली। अभी मेरा घर है वहाँ। अभी मैं जैसे अभी खैर सिंगापुर में, सिंगापुर भी रहा हूँ, बाहर भी रहा हूँ, हांगकांग भी रहा हूँ। लेकिन मेरी बहुत किताबों में दिल्ली होता है। मर्डर मिस्ट्री सब में दिल्ली है, 3 इडियट्स वाली जो 5 पॉइंट संबंध था उसमें दिल्ली है, 2 स्टेट्स में दिल्ली है, वन नाइट एट कॉल सेंटर में दिल्ली, बहुत हाफ गर्लफ्रेंड में भी दिल्ली की शूटिंग है। आई थिंक जहाँ हम बड़े होते हैं वो शहर हमारा अपना होता है, उसके बाद आप जहां भी चले जाओ। लेकिन जहां हम बड़े होते हैं वो ही है। आज भी मैं दिल्ली ही जाता हूँ तो मुझे लगता है ये मेरा शहर है। तो वो आई थिंक एक कॉन्फिडेंस है, कहो कि हाँ मैं, ये मेरी जगह है, इसके बारे में मैं लिख सकता हूँ, ये इसको मैं समझता हूँ। या पता नहीं एक चाहत है वापस दिल्ली जाने की। दिल्ली में जब मैं लिखता हूँ तो मेरे को लगता है मैं खुद दिल्ली में हूँ। और दिल्ली का जो कल्चर है, दिल्ली के जो लोग हैं मुझे समझ आते हैं। और मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जन्म वहाँ हुआ और आई थिंक मतलब कॉलेज तक 20-21 साल में वहाँ रहा पहले। तो वो आई थिंक डिसाइड करता है कि आपका शहर कौन सा है। आई थिंक जहाँ आपका बचपन बीता है वो आपका शहर है। चलिए, बहुत सारे लोग आज दिल्ली से भी जुड़े हैं, तो जो लोग दिल्ली से जुड़े हैं, चेतन, आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि चेतन के बहुत दिल के करीब है दिल्ली। जैसे कि आपने बोला कि आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो लेखक, मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए भी क्या आपको कभी आत्मसंदेह के कुछ क्षणों का अनुभव हुआ क्या? या किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगा कि बस अब मुझसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा, या मतलब हार मान ली हो आपके मन में? जी हाँ बिल्कुल। ये ऐसा ये नहीं कि आप मोटिवेशन स्पीकर हो तो मोटिवेशन गारंटीड है। कभी कभी डॉक्टर भी बीमार हो जाते हैं,
है ना। तो तो वो एक तो है कि हम सब लोगों को कभी ना कभी हमारे सबके मोटिवेशन लेवल फ्लक्चुएट करते रहते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे आते हैं। तो एक तरह से जैसे एक दिया है, वो दिया जल रहा है, अगर आपको वो दिया आज आपका दिया बुझा हुआ है, तो कोई और जिसकी मोटिवेशन हाई है वो आके आपका दिया जला देता है। तो एक मोटिवेशन स्पीकर क्या कर सकता है, वो यही कर सकता है कि जिन लोगों के दिए थोड़े बुझ गए हैं या थोड़े कम जल रहे हैं, उसमें फिर से वो ज्वाला दे देता है, उसमें फिर से रोशनी दे देता है। तो कभी कभी मेरा दिया भी नीचे हो जाता है, तो मुझे भी मोटिवेशन लगता है, और कई बार ऐसे हुआ है। इनफैक्ट अभी अभी का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जब कोरोना चालू हुआ, मेरी एक और बुक जो अभी मेरी लास्ट बुक है, वन अरेंज मर्डर, वो रेडी थी आने के लिए। और मेरे को मैं 2019 पूरा कमरे में बैठ के किताब ही लिख रहा था, और मैं बुक लॉन्च के लिए तैयार था, बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही थी, प्रिंटिंग प्रेस में ऑर्डर जाने वाले थे, और मेरा मूड बना हुआ था मैं 15-20 शहर जाऊंगा, वहां पे ये बुक लॉन्च होगा, और सब कैंसिल हो गया। उन फिल्मों पे मैं काम कर रहा था, वो सारी कैंसिल हो गई। मैं टॉक्स किया करता था, मोटिवेशन टॉक्स, सारे कैंसिल हो गए। एक होता है 10-20% डिक्लाइन बिजनेस में, एक होता है 100% ही गायब हो जाए। और इस कोरोना की वजह से, क्योंकि फ्लाइट्स नहीं है, ऑडिटोरियम भर के लोग नहीं है, तो बहुत हताश हो गया था मैं शुरू में, और मैंने कहा मैं करूं क्या। और काफी कुछ हफ्ते मैं निराशा में बिताए, सोचा कि यार अभी क्या करें, रोना धोना, अभी अभी तो मैंने सोचा था ये करेंगे वो करेंगे, पर जिंदगी में जो सोचते हो वो नहीं होता है। तो मैंने कहा यही तो मैं सिखाता हूँ सबको, तो अब मुझे बदलना होगा। तो मैंने कहा मैं एक चीज कर सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ। तो मैं फिर लिखने लगा। दूसरा, मैं उस वक्त यहाँ सिंगापुर में था, और बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ कोरोना के रूल्स हैं, हमेशा मास्क पहनना था। एक ही तरीका है मास्क उतारने का, और वो था कि अगर आप सड़क पे भाग रहे हो तो आप मास्क उतार सकते हैं बाहर। तो मैंने भागना शुरू किया। एट एज 46 आई बिकेम अ रनर, एंड नाउ आई रन एवरी डे। तो आई हैव लॉस्ट लॉट ऑफ वेट बिकॉज ऑफ दैट। तो दैट पॉजिटिव थिंग है, वो पॉजिटिव चीज हो गई, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अब कुछ और नहीं कर सकता, लिख सकता हूँ। तो मैंने अपनी अगली बुक भी लिख ली, जबकि मेरी एक बुक आई नहीं थी, वो भी लिख ली। फिर मैंने कहा मैं टॉक्स नहीं कर सकता, तो क्यों ना मैं अपने जो मोटिवेशन का मैसेज है लोगों को यूट्यूब से पहुंचाऊं। तो 47 साल की उम्र में मैं यूट्यूबर बनाऊं। तो जी, अभी मैं हम यूट्यूबर आजकल देख रहे हैं वो आपका देख रहे नया हो। अवतार। हाँ, जी वो नया बिल्कुल। जोश चढ़ा हुआ है, मुझे जवानी चढ़ रही है वहां पे। तो एक तरह से, और मैंने कहा कम से कम अपने आप को बिजी रखो और कुछ करते रहो पॉजिटिव लाइफ में। मतलब अपने मोटिवेशन के वीडियो बना लो, जाके भागो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, और अगली बुक लिखो। धीरे धीरे 6-8 महीने बाद मेरे पब्लिशर ने फिर वो मेरी पहली वाली बुक रिलीज भी कर दी, वो चली भी, और ज्यादा चली पिछली वाली से, क्योंकि और कोई बुक रिलीज ही नहीं कर रहा था, और पब्लिसिटी भी उसकी ज्यादा हुई, क्योंकि मीडिया के सारे जर्नलिस्ट खाली बैठे थे, कोई फिल्म ही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा चलो आपकी बुक का कर देते हैं। तो एक तरह से धीरे धीरे रिकवर किया, पर जैसे जब हुआ था तो बड़ा ऐसे लगा कि यार ये तो सब कुछ ही हो गया है। अभी भी चीजें नॉर्मल नहीं है, अभी भी हम इवेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी वो चीज तो नहीं आई है, लेकिन मैं खुश हूँ। मतलब ठीक है, तो अपना मोटिवेशन, अपनी सीख मैं खुद पे भी कई बार आजमाने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा। आप हमेशा बहुत वोकल रहे हैं, और इसी की वजह से सोशल मीडिया पर बहुत ही फेवरेट है, बहुत ट्रोल भी हुए हैं। फेवरेट तो तो नहीं, हाँ, तो जी मतलब तो कैसा लगता है, हाउ डज दैट अफेक्ट चेतन भगत? तो मैं कहूँगा कि थोड़ा मैं बदल भी गया हूँ अभी अभी, क्योंकि मैं 47 का हो गया हूँ। जब मेरी पहली बुक आई थी मैं 29 का था, और आई थिंक जब आप यंग होते हो तो बहुत एक आइडियलिज्म होता है आप में कि मैं सब बदलने वाला हूँ, मैं सब बदल दूंगा। अभी मैं आ गया हूँ, और अब मेरी आवाज सुनी जा रही है, अब मैं बोल बोल के सब देश बदल दूंगा। और काफी मैं बोलता भी था, अभी भी बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। पर एज के साथ साथ एक मेच्योरिटी आ जाती है कि बीच का रास्ता बेस्ट रास्ता होता है। ये एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेना चाहिए, राइट विंग लेफ्ट विंग, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स, सेक्युलर नॉन सेक्युलर, बीजेपी नॉन, ये सब ये अगर आप बहुत एक तरफी पोजीशन ले लेंगे तो देश नहीं बदलेगा। आपको उसकी भी सुननी है, उसकी भी सुननी है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जरूरी है। और दूसरा ये कि हाँ, कभी कभी फिर भी बोलना पड़ता है, क्योंकि एक लेखक का काम है कि जो उसे लगे वो बोले, और इंडिपेंडेंटली बोले। ये नहीं कि एक ही तरफ की चीज बोले, एक ही पार्टी के साथ बोले। तो इसलिए मैं कई बार, जो आप कह रहे हो फेवरेट, वो ये है कि मैं कई बार कंट्रोवर्सी में फंसता हूँ। वो इसीलिए फंसता हूँ क्योंकि मेरे को दोनों तरफ से जूते पड़ते हैं, कि कभी मैं किसी की तारीफ कर देता हूँ तो दूसरे वाले को बुरा लगता है कि आपने उसकी तारीफ कैसे कर दी,
और अगर किसी की बुराई कर देता तो उसको बुरा लगता है। तो इट्स डिफिकल्ट, लेकिन एक लेखक का काम है कि जो समाज में हो रहा है उस पर अपनी राय देना थोड़ी बहुत। तो पर ये है, हाँ, उम्र के साथ, एज के साथ थोड़ी ठंडक आ गई है, मतलब इतना गुस्सा नहीं रहा मेरे में अभी। आप सबकी सुनते हैं, आपके टीनेजर बेटों की कितनी सुनते हैं और उनकी क्या रिएक्शन रहते हैं अपने फादर की इन किताबों के बारे में? वो अब वो अभी एक्चुअली 17 साल के हो गया। तो अब 17 साल की उम्र में मैं तो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता था। अगर आप माने तो मेरे फिर भी थोड़े शरीफ हैं। मैं कहूंगा कि मेरी वाइफ ने उन्हें काफी अच्छे से शराफत से पाला है, लेकिन फिर भी 17 साल में एक आइडेंटिटी, पर्सनालिटी बनने लग जाती है। और आप उनको कह नहीं सकते कि ये करो, आप कह नहीं सकते कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। आप उनको समझा सकते हो, आप उनको उनसे थोड़ा बहुत सवाल जवाब कर सकते हो कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये क्यों नहीं कर रहे तुम, या तुम्हें लगता नहीं है कि ये नहीं करोगे तो इसका नुकसान हो जाएगा। तो एक टैक्टफुली थोड़ा बात करना पड़ता है। हालांकि मैं उन्हें इतना कन्विंस नहीं कर पाता। कई बार मुझे लगता है कि मैं जब मोटिवेशन वीडियोस बनाता हूँ तो मैं सारी दुनिया को मोटिवेट कर सकता हूँ, अपने बच्चों को नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों। वो इतना घर की मुर्गी है ना, घर की मुर्गी, या ये तो बोलते रहते हैं पापा वही मोटिवेशन मत चालू कर देना। आप इतनी सरल भाषा में लिखते हैं जो आपके पाठकों को बहुत आसानी से समझ आ जाए, और ना ही कभी डिक्शनरी उठाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कुछ वर्ड सर्च करना पड़ता है। तो क्या ये एक कॉन्शियस डिसीजन था आपका कि आप इजी लैंग्वेज को अपनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे को लगता है कि एक अंग्रेजी में हम कहते हैं कि यू शुड राइट टू एक्सप्रेस, नॉट टू इम्प्रेस। एक इंडिया में अंग्रेजी भाषा की एक अजीब सी स्टेटस बना हुआ है कि अंग्रेजी एक अपर क्लास भाषा है, और जितनी आप कठिन और जटिल अंग्रेजी बोलोगे उतने आप अच्छे हो, उतने बढ़िया राइटर हो। पर असल में एक राइटर का काम लोगों तक पहुंचना है और अपनी बात लोगों को समझानी है और उन्हें कन्विंस कराना है कोई चीज। तो भारत जैसे देश में अंग्रेजी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सरल से सरल करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो एक जरूरी चीज है। और अगर वो नहीं करोगे तो आप किसको, कौन पढ़ेगा आपको, और आप क्या करना चाह रहे हो उससे। लेकिन फिर भी बहुत है राइटर जो कठिन से कठिन अंग्रेजी करते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि उससे उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है आपके। अगर आप इंडियन राइटर हो, अगर आप भारतीय लेखक कहते हो अपने आप को, तो आपको भारत तक पहुंचना पड़ेगा। आप ऐसे खान मार्केट के या कोलाबा के लेखक तो नहीं बन सकते। मुझे ऐसे लगता है, मेरी सोच है, मैं हो सकता है कि नहीं लोगों नहीं, की अलग। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जैसे एक मार्केटिंग मिक्स होता है, व्हाट इज द राइट मिक्स ऑफ चेतन भगत? चेतन मिक्स क्या है आपकी राय में? आपकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? ये स्किल्स हैं, आपकी सरल भाषा है, या मेहनत है, या इंटेलिजेंट मार्केटिंग है? सब कुछ है मतलब ऐसे। मैं बहुत जल्दी समझ गया था अपराजी की क्रिटिक्स वगैरह मुझे नहीं पसंद करने वाले। मेरे को बड़ी जल्दी ये सीख मिल गई थी कि बेटे, खड़े होना है तो अपने पाँव पे खड़े होना है, क्योंकि ये क्रिटिक्स नहीं आपको ऊपर चढ़ाने वाले। पता नहीं क्यों उनको मैं नहीं पसंद आया। अब नहीं आया तो नहीं आया, अब क्या बोल सकते हैं, मैंने सोच लिया चलो मेरी सास की तरह है, कोई बात नहीं, होता है। तो क्रिटिक्स मतलब मदर इन लॉ को अब आप या तो प्यार कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर वो आपको ना पसंद करे तो आखिर वो रिश्ता ही ऐसा है, क्या करें। तो क्रिटिक्स का रिश्ता ही ऐसा है, उनका काम है, वो अपना काम करे। तो मैंने एक बड़ी जल्दी सोच लिया कि मुझे अगर करना, अच्छा, मैं एक ऐसी कैटेगरी में था बुक्स में जो मतलब यंगस्टर्स को एक्साइट करना मुश्किल है। फिल्मों के लिए एक्साइट करना आसान है, फोन के लिए एक्साइट करना आसान है, बुक्स के लिए मुश्किल है। तो मैंने कहा कि मेरे को बुक्स को एक्साइटिंग करना पड़ेगा और मेरे को खुद की ब्रांड बनानी पड़ेगी। मेरा मेरा खुद की जो पर्सनैलिटी है, मेरा जो चेहरा है, वो सामने लाना पड़ेगा, लोग मुझे जाने। ताकि क्रिटिक्स बोल रहे हैं ही इज नॉट द बेस्ट राइटर, ही इज नॉट द बेस्ट राइटर, ही इज नॉट द बेस्ट राइटर, बट देन लोग कहते हैं ही मे नॉट बी द बेस्ट राइटर बट ही इज माई राइटर। ठीक है ना? यू मे नॉट बी द बेस्ट वाइफ बट यू आर माई वाइफ। बात खत्म क्या हो गई ना बात फिर, है, क्या खत्म हो गई फिर बात है! बात। तो एक बार वो रिश्ता आपका बन जाता है, तो अब उसे आप मार्केटिंग बोलिए, या उसे मतलब समझ बोलिए, या उससे बोलिए कि सच में एक जुड़ने की कोशिश की गई है। तो वो मैंने किया है, और वो मेरे को, वो मैं एक सर्टन हद तक कर पाया हूँ।
And I always say, I am not the best writer. I'm the best selling writer. That's okay. तो इस बेस्ट सेलिंग राइटर की टारगेट ऑडियंस कौन है? अब देखिए, आज आप लेडीज तो एक तरह से कोई बोलेगा मेरी टारगेट ऑडियंस नहीं है, यंगस्टर्स पढ़ते हैं। इतने सालों तक अगर आप लिख रहे हो और इतनी फिल्में वगैरह भी आ गई हो तो देश भर में लोग आपको पढ़ते हैं। ऑफ कोर्स 18 से 35 वाले ज्यादा पढ़ते हैं मेरे को, ऑफ कोर्स। लेकिन हर उम्र के मुझे लोग मिलते हैं और वो पढ़ते भी हैं और मेरे वीडियोस भी देखते हैं यूट्यूब पे। कई बार कहते भी हैं कि सर आप सारे वीडियो यंगस्टर्स के लिए बनाते हो, कुछ हमारे लिए भी बना दो, ओल्डर लोगों के लिए। मैंने कहा मेरे को उस एज तक पहुंचने तो दो, अभी मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि आगे कैसा करना। तो आई थिंक अब इस वक्त मैं चाहता हूँ भारत में हर कोई पढ़े मेरी बुक्स, लेकिन ऑब्वियसली यंगस्टर्स ज्यादा पढ़ते हैं, तो यू कैन से दैट इज द मेन। चेतन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आपने एक सुरक्षित नौकरी छोड़ दी थी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़कर आप इस क्षेत्र में आए, और ये एक बहुत ही फेवरेट सवाल है और हर जगह आपसे ये सवाल पूछा जाता है ना? तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कोई पछतावा हुआ आपको, और बिकॉज आपकी वाइफ इतनी सक्सेसफुल है अपने फील्ड में, तो कभी कोई कॉम्प्लेक्सेस हुए? देखिए, आदमी ना थोड़ी सी अपनी ईगो पी लेना तो बड़ा सुखी रह सकता है एक सक्सेसफुल औरत के साथ, फायदा हो सकता है उसका बहुत। मतलब मेरी वाइफ की जॉब थी तो मैंने छोड़ सका अपनी जॉब। अब अगर मैं उन्हें ईगो में आ जाता कि नहीं भैया मैं हूं मर्द और मैं से, तो फिर मेरे सपने अधूरे रह जाते। मेरी मर्दानगी पता नहीं साबित होती ना होती, लेकिन मेरे सपने अधूरे रह जाते। तो ऑफ कोर्स मैंने अपने भी सेविंग्स किए थे और ये मैं करना चाहता था, तो राइटिंग तो मैंने छोड़ी। और मतलब मेरे को फाइनली अपनी वाइफ के के पास नहीं जाना पड़ा रिसोर्सेज के लिए। लेकिन या आई थिंक ना सिर्फ मेरी वाइफ, आई मीन मेरी वाइफ मेरी बैचमेट भी हैं क्योंकि मेरे कॉलेज में थी, तो मेरे बाकी बैचमेट्स भी। हमारा जो आईएम है या आईआईटी का कल्चर है बहुत कंपेटिटिव होता है क्योंकि सब इतने बड़े बड़े एग्जाम देके वहां पहुंचे हैं, 1% सिलेक्शन रेशियो है, तो कंपटीशन रहता ही है। स्पेशली अगर आप वो अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छे पैसे बना रहे हैं, कंपनियां चला रहे हैं। मेरे कॉलेज के लोगों ने क्या क्या किया हुआ है बाप रे। आईआईटी के अभी जो जोमेटो मेरे आईआईटी दिल्ली वालों का है, पॉलिसी बाजार का आईपीओ हो रहा है वो मेरे उनका है। सारे आईआईटी वाले क्या क्या कर रहे हैं। तो अगर ऐसे में कंपैरिजन में बैठ जाऊं तो हमेशा मुझे लगेगा यार ये लोग तो क्या क्या कर रहे हैं। पर आई लव माई जॉब, मतलब मैं जो काम करता हूँ मुझे बहुत पसंद है। मैं इस वक्त दुनिया में, मतलब मेरे आसपास ही ये लिटरली ये सामने बालकनी के सामने घरों में बिलियनियर्स रह रहे हैं, यू नो। पर उनमें से कोई अपराधी से बात तो नहीं कर रहा ना इस वक्त, तो ठीक क्या है। बात है। तो आई मीन आई एम हियर, आई एम एंजॉयिंग, एंड आई थिंक यू नो ऐसे कंपैरिजन में पड़ जाओगे तो आप कभी खुश नहीं रहोगे क्योंकि कंपैरिजन की कोई लिमिट नहीं है। और या आई थिंक दैट्स द सीक्रेट टू लाइफ कि आप अपना सोचो, आपको क्या चीज खुशी देती है उस पर ध्यान दो। और मैंने एक बार वॉरेन बफेट की एक इंटरव्यू देखी थी, वो ना मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड है। तो उनसे पूछा उन्होंने कि यार अब आपके पास $70 बिलियन आ गए, अब आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है आपको करना, बेस्ट चीज लाइफ में क्या लगती है। उसने कहा कि मेरे को बेस्ट चीज पता है लाइफ में क्या लगती है, अच्छे लोगों के साथ बैठ के जो थोड़ी अलग अलग बातें करते हैं उनके साथ बैठ के मुझे गप्पे मारना बेस्ट लगता है। मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं भी रिचेस्ट आदमी इन द वर्ल्ड बन गया। और वो हम कर रहे हैं अभी देखो, तो फाइन, देयर इज नो कंपैरिजन। वंडरफुल वंडरफुल जी, मुझे अभी भी वो जयपुर की अपनी मुलाकात और वो लास्ट या बातचीत याद है जब आपने औरतों को बोला था कि हम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट अक्सर औरों के हाथ में दे देते हैं कि हम कैसे ये माँ तो की। है मैम। अब आई डोंट नो ये वैसा प्लेटफॉर्म है कि नहीं, पर ये है कि नहीं बात, आप एज अ लेडी बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप क्यों नहीं दोहराते वो बात, मुझे हमेशा याद रहती है मैंने कहा ना आपकी मैं बात। बड़ा हो गया हूं, अभी मैं कंट्रोवर्सी से ज्यादा पढ़ता नहीं, बट इट इज ट्रू। मैं ओके अब क्या है कि मेरे को थोड़ा केयरफुली कहना पड़ेगा, बट एवरी एवरी वुमेन पे नहीं हर चीज अप्लाई होती क्लियरली। पर जो मैंने जी जी अक्सर बिल्कुल। देखा है कुछ औरतों, कुछ ओके सब नहीं भैया, प्लीज मुझे ट्रोल मत करना। हम एंड कई आदमियों को भी, शायद कई आदमियों को भी, लोग वैलिडेशन ढूंढते हैं कि सामने वाला मेरे को माने कि मैंने कुछ किया तो मैंने कुछ किया।
यू नो. एंड आई डोंट नो, विमेन में मैंने ज्यादा देखा है थोड़ा, और वो ठीक नहीं है. अगर आप रिपोर्ट कार्ड अपनी जिंदगी की किसी के हाथ में थमा दोगे तो फिर आप कभी खुश नहीं रहोगे. आप उनके उनके मार्क्स के लिए वेट करते रहोगे. आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में है. आप चुनो ना, आपने अपने दिन कैसे बिताया, हफ्ता कैसे बिताया, साल कैसे बिताया. आप चुनो कि आप कैसी मदर हो, कैसे वर्कर हो, कैसी सिस्टर हो, कैसी सास हो. आप चुनो, कोई और थोड़ा बताएगा. सो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से दैट डे. यस, आई एम ग्लैड यू रिमेम्बर इट अपरा जी. वाओ, कितने साल हो गए उस बात को तो. बहुत बाप साल, रे. 2000 आई थिंक 14 की बात है, तब तो 2014 मैं या बहुत 15 छोटा था. की। हाँ राम, तब कोरोना भी नहीं था. बाप रे. यदि चीजें उतनी अच्छी नहीं रहती जितनी वो अभी हैं, उदाहरण के लिए अगर आपकी अगली किताब उतनी अच्छा नहीं करती, उतनी अच्छी नहीं बिकती, तो चेतन के पास क्या प्लान बी है? अब तो मैम ठीक है, मतलब अब यूट्यूब है और मेरी हेल्थ का ध्यान रखना है, और मेरे बच्चे हैं और मेरी फैमिली है. अब कर लिया ना. अभी ये तो कोई एंडलेस है. एक ना एक दिन तो वो आना ही है ना अपरा जी. जी अभी जी। चल रहा है बल्ला. लेखक का एक आराम है कि थोड़ी लेट तक करियर चल सकता है. अगर मैं अभी टेनिस खेलता होता या स्विमिंग करता होता या आई डोंट नो, इवन ओलंपिक चैंपियन, आज देख लीजिए, आज गोल्ड मेडलिस्ट की बहुत तारीफें हो रही हैं. 10 साल बाद लोग, अब वो बेचारा कब तक फेंकेगा जेवलिन. उसका स्पोर्ट्स का करियर बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है. क्रिकेटर्स देख लीजिए, बड़े से बड़ा. सो ऑथर को फिर भी थोड़ी लंबी जिंदगी मिलती है इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ. तो एक दिन तो जाना ही है. एंड ठीक है, उसका एक ही तरीका है कि आप अपने आप को इतना अपनी इमेज से बांधे मत रखो, और अपनी और भी लाइफ में इंटरेस्ट बनाओ जिनका इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है. तो मेरी एक अपनी जिंदगी है जो बियॉन्ड चेतन भगत द ऑथर या चेतन भगत द ब्रांड है. वो चेतन भगत द पर्सन है. मेरी फैमिली है, मेरी मदर है, और मेरी अपनी हेल्थ का मुझे ध्यान रखना है. आई थिंक एज वी गेट ओल्डर, एक चीज जो मैंने इग्नोर की, कि अपनी हेल्थ को इग्नोर किया, क्योंकि मैं बहुत टॉक्स कर रहा था, बहुत ट्रैवल कर रहा था. होता है ना कि अभी चल रहा है मेक हे व्हेन द सन शाइन्स. वो हे ही बर्न हो गई है. इतना सनशाइन हो गया कि मैं थक गया था. आई रियलाइज दिस ड्यूरिंग कोरोना कि मैं बहुत थक गया था. कोरोना से पहले वाले साल में मैंने 115 फ्लाइट्स लिए थे, विच इज अ लॉट. मतलब हर हफ्ते आप 2-3 फ्लाइटें ले रहे हो. तो मैं एयरपोर्ट पे ही रहता था. मेरे को ऐसे सपने में ऐसे आता था मैं सीट पे बैठा हूँ और कोल्ड टॉवल मिल रहा है मुझे. सो इट्स जस्ट एंडलेस. तो अगर गाड़ी स्लो हो गई, जैसे आपने कहा, तो हो गई. हम स्टेशन पे उठ के मजे कर लेंगे, फ्रूट खा लेंगे स्टेशन पे. ट्रेन नहीं जा रही अभी, प्लेटफॉर्म पे मजे कर लेंगे हम, कोई बात नहीं. तो मैं अपने श्रोताओं को बताऊं जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपको इंस्पिरेशन चाहिए तो आप चेतन जी को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर, और रोज वो अपने भागने की वीडियो और अपने किलोमीटर्स और अरे अपनी बाबा. कैलोरीज उस पर शेयर करते हैं, एंड वो बहुत ही इंस्पायर करती हैं. तो थैंक यू. चेतन, योर वेलकम. डिजिटल युग से संगीत उद्योग को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, और समाचार मीडिया भी अब बुरी तरह से पस्त होने लगे हैं. तो क्या आपको लगता है कि लेखक भी आगे प्रभावित होंगे? देखिए मैम, ये आपका बात सही है. मतलब एक सेंस में कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ा है. और कोरोना ने और भी ज़्यादा जल्दी कर दिया ये, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन मूव शिफ्ट हो गया है. एंड मीडिया में स्पेशली सारा मीडिया एडवर्टाइजिंग से चलता था, और अब सारा एडवर्टाइजिंग, और सारा नहीं तो 90% फेसबुक और गूगल, ये दो कंपनियों के पास सारे एड्स आते हैं. और आप मानेंगे नहीं कि हमारा भी ऐसे हिसाब चलता है अभी, कि इवन फॉर अ कैटेगरी लाइक बुक्स, कि हम सोचते हैं कि जैसे लखनऊ में बुक लॉन्च करना है, तो सपोज करो हम सोचेंगे कि ओके, बुक लॉन्च का खर्चा 2 लाख रुपए आएगा वहां पे सपोज. फिर हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि अगर ये 2 लाख रुपए हम गूगल में फेसबुक में ऐड डाल दें, और वो ऐड सिर्फ लखनऊ के लोगों को, लखनऊ के यूथ को जो चेतन भगत की बुक पढ़ चुके हैं उन पे टारगेट करें, तो हमारे को क्या रिटर्न मिलेगा. और अक्सर ये आंसर आता है कि वो बेटर है. तो इसलिए अब हम लॉन्चेस भी कम कर रहे हैं, तो हम भी अपने पैसे उन्हीं को दे रहे हैं. तो मीडिया कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है. मीडिया की ताकत कमजोर होती जा रही है. जर्नलिज्म की जॉब्स कम हो रही हैं, पैसे कम हो रहे हैं. एंड मेन थिंग इज कि वो जो डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है मीडिया, वो
कमजोर होता जा रहा है, और उसका मेन रीजन ये है और कुछ नहीं है। ये नहीं है कि ये सरकार है वो सरकार है, उससे कुछ नहीं लेना देना। सारा लेना देना ये है कि मीडिया की एक औकात होती थी, क्योंकि हजारों करोड़ की एड्स उनके पास आती थी, वो सरकार के मोहताज नहीं थे। आज है, आज से सरकारी एड्स ही ज्यादातर उनको मिलती हैं। म्यूजिक का भी ये है कि डिजिटल में, ऑथर्स में भी ये हुआ है। लेकिन अगर एक लेखक अपने आप को सिर्फ किताबों का लेखक ना माने, एक कंटेंट क्रिएटर की तरह माने, क्योंकि राइटिंग हर जगह है। कोई भी यूट्यूब वीडियो अच्छा वीडियो राइटिंग के बिना नहीं बनता है, क्योंकि थोड़ा सा स्क्रिप्ट, कुछ ना कुछ तो उसका स्ट्रक्चर रहेगा, तो वहां राइटर चाहिए। अगर आप वेब सीरीज देखो, वहां राइटर चाहिए, फिल्मों में राइटर चाहिए, हर जगह कंटेंट चाहिए। अगर एक मोटिवेशन टॉक भी मैं देता हूँ तो उसमें एक कंटेंट है। तो अगर आप उसको फैलाते जाएंगे अपने स्किल को, तो आप सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो रहेगा। कंटेंट की डिमांड तो है, पर आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि हम तो लेखक हैं, हम तो नंबर 1 बेस्ट सेलर होते थे। नहीं 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 नहीं, वो मैं था, लेकिन अब मैं बिगिनर यूट्यूबर भी हूँ। वहां सारे लोग 10-10 साल से यूट्यूब चला रहे, इतने यंग यंग लड़के, मैं भी वहां लाइन में खड़ा हूँ, मेरे भी देखो भाई वीडियो। इसमें कोई वो नहीं है। और अगर 10-20 साल बाद कोई और नई चीज आएगी, मैं वो कर रहा हूँ शायद। सो आई थिंक हम सबको अपनी लाइफ ऐसे जीनी चाहिए, यू नो, बदलते रहना चाहिए। बट डेफिनेटली इफेक्ट है, एंड सम विल सर्वाइव, दोज हु अडैप्ट विल सर्वाइव। आपने इंग्लिश में भी किताबें लिखी, आपने हिंदी में भी लिखी, क्या डिफरेंस है इन दो वर्ल्ड्स में? बहुत फर्क है। इंग्लिश में मुझे क्रिटिक्स पसंद नहीं करते, हिंदी में मुझे बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू। पसंद मतलब फर्क एक तो यही है मैम कि ये दो भाषाएं, सिर्फ दो भाषाएं हैं, लेकिन हमारे देश में इसकी एक हायरार्की बनी हुई है, एक ऊपर नीच का वो बना हुआ है इसमें, जो मैं बार बार कोशिश करता हूँ कि उनको मैं तोड़ के वापस जोड़ लूँ। नॉर्मली आपको अंग्रेजी का लेखक हिंदी में बोलता मिलेगा ही नहीं, पर जी। आज हम हिंदी में वार्तालाप कर रहे हैं, तो वो जरूरी है, ताकि लोग समझे कि ये इंग्लिश वाले हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी वाले इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग भाषाएं हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। पर ऐसा अक्सर सोचा नहीं जाता। अभी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यूज करता हूँ, तो एक आईएएस में एक लड़के का 13th रैंक आया था, और वो भी इनफैक्ट वो जयपुर में ही है, आपके जयपुर के टूरिज्म अच्छा, के हेड हैं, निशांत जैन। निशान जैन, जी जी जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो वो 13th रैंकर हैं आईएएस के, और उन्होंने हिंदी मीडियम में दिया है पेपर, जो बहुत जी जी मुश्किल है बिल्कुल। जी जी। आईएएस के एग्जाम। और वो उनका मेरा यूट्यूब पे अगर आप देख भी सकते हो जाके, बड़े स्वीट से लड़के हैं, और उन्होंने इंटरव्यू उनके दिया है। साथ हमने कार्यक्रम भी करा है। अरे वेरी नाइस। तो ही सेड कि चेतन, आप लोग रियलाइज नहीं करते, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं ना, उनके लिए ये कॉर्पोरेट्स, ये मल्टीनेशनल्स की दुनिया बंद है। जितना भी हम में दिमाग हो, जितना भी टैलेंट हो, जितने भी हम मेहनती हो, ये मल्टीनेशनल्स और कॉर्पोरेट्स हमको नहीं चाहते, क्योंकि हम हिंदी मीडियम है, विच इज स्ट्रेंज। विडंबना है। जी 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 बहुत बिल्कुल। ही स्ट्रेंज है। ऐसे थोड़ी, बिल्कुल। इटली में तो ऐसा नहीं होता होगा ना, कि इटालियन मीडियम वाले को नहीं लेंगे या फ्रेंच मीडियम को नहीं लेंगे, हमारे देश में ही क्यों? तो ये ठीक नहीं है। तो एक आखिरी सवाल पूछती हूँ मैं, फिर एक ओपन हाउस है, उसमें सवाल जवाब, जी सवाल बिल्कुल। बहुत सारे आ रहे हैं। तो चेतन भगत लिखते समय क्या पढ़ते हैं? जब वे किताबों के बीच में होते हैं तो क्या पढ़ते हैं? किताबों के बीच में मैं नहीं पढ़ता फिक्शन, मैं स्टोरीज नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मोटिवेशनल बुक्स मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। मैं जेन्युइनली, पहले मैंने जब मोटिवेशन स्टार्ट किया तो ऐसे ही बाय चांस स्टार्ट किया था। मैंने कहा चलो ये ऐसे एक और टाइम पास चीज आ गई है, लेकिन जब बढ़ता गया काम, तो मैंने कहा ये समझना जरूरी है कि कैसे इसमें, तो मैं बहुत मोटिवेशन बुक्स अभी पढ़ता हूँ। और जब नई, तो जैसे इन बुक्स से मर्डर मिस्ट्री से पहले मैंने कम से कम 100 मर्डर मिस्ट्रीज पढ़ी, पुरानी, 200 साल पुरानी, एकदम मॉडर्न, टू सी कि क्या जो अच्छी चली हैं बुक्स, जो अच्छी फेमस स्टोरीज हैं, इनमें क्या खास था। सो तो इन अ वे टू लर्न, यू रीड टू लर्न। इम्प्रूवमेंट के लिए आप भी पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ना ही है, वो तो रियाज है हमारा। जैसे संगीत में एक रियाज होता है, तो बुक्स में भी है, हर हर कला में है, एक रियाज की तरह है। और अगर कोई नवोदित लेखक आपसे बड़ा लेखक बनने के कुछ टिप्स मांगे तो आप क्या सलाह देंगे? कि यार अपनी एक तो ना जेन्युइननेस बाहर लाओ, और वही
रियाज करो, पढ़ो खूब सारी बुक्स और लिखो, और बी जेन्युइन, यू नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो बिल्कुल ही इतना सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है ना, कि सब सामने आ गया। तो जी, जी। आपको अपने आप से, मतलब जैसे मैं भी आपको अपनी बातें बता रहा हूँ ना अपने बारे में, अपने आप को लोगों के सामने लाना जरूरी हो गया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो अब सवाल, बहुत सारे सवाल आए हैं। सुदीप्ता जी पूछती हैं, आर यू अ डिवोटी ऑफ कृष्णा? क्योंकि आपकी हर किताब में एक ना एक नाम, कैरेक्टर कृष्णा पे होता है। जी हाँ, बिल्कुल। एंड लाइक हर बुक में है, केशव है, ये वन अरेंज मर्डर में, और 5.7 में हरी, एंड क्रिश इन 2 स्टेट्स, हर बुक का मेन, हाफ गर्लफ्रेंड में माधव, हर बुक में ऐसा है। एंड दैट इज बिकॉज कहते, वो कृष्णा कहता है कि जो मेरा नाम फैलाएगा वो मेरा सबसे प्यारा है। तो अगर एक मेरी बुक 1 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं सपोजिंग, सो देन एक बुक में कम से कम 100 बार तो नाम मेन हीरो का लिया ही जाता है। तो हर बुक से 100 करोड़ बार कृष्णा का नाम लिया गया इस दुनिया में। आई जी। थिंक दैट्स नाइस टू डू। अनीश श्रीवास पूछते हैं, सर एक अच्छा लेखक से लेकर मेरा लेखक बनने तक का सफर कितना कठिन या सरल था आपके लिए? यार जिंदगी कठिन है। देखो, मैं कह सकता हूँ जिंदगी कठिन है। कहीं मैंने एक बड़ी अच्छी छोटा सा कोट पढ़ा था, लाइफ इज अपहिल। 3 वर्ड है, लाइफ इज अपहिल। जिंदगी चढ़ाई है, सोचो चढ़ाई है। फिर मुश्किल नहीं लगा, एक बार एक्सपेक्ट कर लिया ना आपने कि जिंदगी में मुश्किल है, सुबह उठते हो तो चढ़ाई है, ढलान नहीं है, चढ़ाई है। रोज चढ़ाई करोगे तो बहुत ऊपर पहुंच ही जाओगे, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। पर मुश्किल से दूर मत भागो। मुश्किल, कष्ट, दर्द, ये तो आपको सहना ही है। जिम जाओगे कष्ट है, जिम नहीं जाओगे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएगी, उसका कष्ट है। तो चुन लो कौन सा कष्ट है। क्या तो बात है। मुश्किल तो है, मुश्किल तो है, पर दीपा मुश्किल चुन, मिश्रा जी, मुश्किल। सॉरी 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 सॉरी, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। जी जी, दीपा मिश्रा जी जो हमारी एक एहसास वुमन है, वो लिखती हैं, गुड इवनिंग चेतन जी, आई वुड लाइक टू नो दैट डज अ नॉवेलिस्ट रीड फिक्शन डिफरेंटली फ्रॉम द जनरल रीडर? हु आर योर फेवरेट फिक्शन राइटर्स? I read everything. I mean, George Orwell, Charles Dickens, these classics I really like. I don't know. I always try to read the famous books, Jane Austen, books that really became big and are known after hundreds of years. Some of them. What did they have in them that they had now? चलिए, एक सज्जन लिखते हैं, किशोरावस्था के बच्चों के अभिभावक पसंद नहीं करते कि वह आपकी किताबें पढ़ें, आपका क्या कहना है? अब हर कोई आपको पसंद करे तो बोर है यार, फिर तो लाइफ। कोई पसंद करे कोई ना करे, यू नो, तभी तो मजा आता है। हमारे पंजाबीज में तो उसी का मजा है। बहू आपकी अच्छी है कि अच्छी नहीं है, इनको अच्छी लगती है, इनको अच्छी नहीं लगती, फिर वो बहू का प्रोफाइल बढ़ता है। सबको अच्छी लग रही है बहू, मतलब बोर ही है। शालिनी जी लिखती हैं, फ्रॉम टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग टू क्रिएटिव राइटिंग इज रेयर कॉम्बिनेशन, बट डू यू थिंक योर टेक नॉलेज अफेक्टेड योर क्रिएटिव राइटिंग? No, I don't think so, because creative writing comes from the heart, from emotions, and I think I'm an emotional person, and I think I am very empathetic to other human beings, and that has got nothing to do with the tech knowledge. I think technology helped. Of course, I write on the computer, and like in terms of social media or being media, like all those things I've adopted very early. And like we are doing this, अभी ये webinar, although ये तो खैर अब common technology हो गई, but to be able to do this, I mean this is a Q&A, but like कई बार talks भी होते हैं, तो जी जी, to be able to switch to this and all, again adaptability is important. So technology actually helps you adapt.
पूनम आनंद जी हमारी एक और एहसास वुमन है, वो लिखती हैं, आपने उम्र की बात कई बार करी, क्या उम्र दराज होना आपको अच्छा नहीं लगता या फिर कुछ पीछे राज है, इस राज जानने का अफसोस है, कि सॉरी, या भाई फिर कुछ पीछे रह जाने का अफसोस है? जरा थोड़ा रिपीट करिए, मैं समझा नहीं। आपने उम्र की बात कई बार करी, क्या हम्म। उम्र दराज होना आपको अच्छा नहीं लगता या फिर कुछ इसके उम्र पीछे, दराज का मतलब मतलब कि कुछ ऐसे आपके पीछे कुछ रह जाने का अफसोस है, मतलब हैव यू काइंड ऑफ लेफ्ट समथिंग बिहाइंड? नहीं नहीं यार, ठीक ही है, एक्चुअली इट्स नॉट दैट बैड टू बी ओल्ड। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत शांति आ गई है, इतना फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, अच्छा बुरा बोल रहे हैं। एंड आई टोल्ड यू, मैंने तो अपनी हेल्थ को एक्चुअली निग्लेक्ट ही करा था जब मैं यंगर था, तो आई एम फिटर टुडे देन आई वाज। सिर्फ थोड़े बाल ज्यादा सफेद है, लेकिन आई फील स्ट्रोंगर, आई फील फिटर, एनर्जी अभी भी उतनी है, शायद ज्यादा ही है। तो आई एंड बट विजडम बढ़ गया, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से पैसे भी बढ़ जाते हैं एज यू गेट ओल्डर, सो दैट्स गुड। आई मीन इट्स अ जयपुर ट्रूथ। से जी जी जी, जयपुर से पवन सुराना लिखती हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी इन योर राइटिंग एंड थिंकिंग, हु हैज इंस्पायर्ड यू इन योर लाइफ? मैम, क्लैरिटी ऑफ थॉट से सिंपल राइटिंग आती है। ये चीज अक्सर बोली नहीं जाती। लोग सोचते हैं सिंपल राइटिंग मतलब इसकी इंग्लिश बड़ी सिंपल है, और कॉम्प्लेक्स राइटिंग मतलब इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ऐसे। लेकिन आप सिंपल, एक चीज है, इट इज नॉट दैट सिंपल टू बी सिंपल, you know and I've always felt that maybe it's my teachers who inspired me. Some of my teachers, when I thought of my best teachers, and the best teachers were those, जैसे अगर हम आईआईटी में भी कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बड़ी कॉम्प्लेक्स सी चीज समझा रहा है हमको, जो मैं सिंपल वे में समझा देता था। जैसे आपने अगर वो थ्री इडियट्स देखी हो, उसमें कहता है मशीन क्या है, यू नो कोई भी चीज जो वो मशीन की डेफिनेशन क्या है, वो कॉम्प्लेक्स और सिंपल। तो मेरे को हमेशा से ही वो शौक रहा है कि एक चीज, जिंदगी को जितना सिंपल वे में आप एक्सप्रेस करोगे, वो लोगों को पसंद आता है। क्योंकि जिंदगी बहुत उलझी हुई होती है, लोगों को समझ नहीं आता रिश्ते नाते क्या हैं, क्या करूं मैं इस लाइफ में, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तो कोई अगर सिंपल तरीके से क्लियर वे में समझाए तो लोग उसको सुनते हैं। तो दैट हैज बीन मोनिका ऑलवेज। जी, थैंक यू। मोनिका जी नागपुर से हमारी एहसास वुमन है, मोनिका भगवागर, वो लिखती है, हु इज चेतन भगत, व्हाट ड्राइव्स यू टू राइट? चेतन भगत कोई एक चीज नहीं है, लाइक आई सेड, चेतन भगत एक ब्रांड की तरह एक काम मेरा है, तो चेतन भगत के नाम पे बुक्स मिलती है। बट चेतन भगत द पर्सन अगर आप पूछ रही हैं, तो चेतन भगत द पर्सन इज समवन हु grew up in India and feel like India has given him a lot, and I have everything I want now, right? So I feel I should use my platform for something good also, like motivating people, like talking about national issues, like trying to inspire other people. So वही है, that is really it. And of course I do love telling stories and interesting stories and funny stories, so that is also me. विनीता जैन अजमेर से लिखती हैं, आर योर चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग, एंड डू यू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू मोटिवेट देम टू रीड? Yeah, yeah, me and my wife also. My kids, we have always encouraged the habit of reading in them, and we tell them the importance. And जी हाँ, बिल्कुल, we try. उतना नहीं करते जितना करना चाहिए, because there is too much distraction right now. But still, it's not bad. We always make them read some books. Like always tell them, आजकल क्या पढ़ रहे हो? So we ask them. नीरजा जी लिखती है, डज एज अफेक्ट्स द एसेंस ऑफ राइटिंग? I think you get better. I think you generally get better because एक तो you just learn from your mistakes कि ऐसे नहीं लिखना, ये बाद में problem करेगा ये. So one is you just become experienced, and second is you understand life. You just understand life better and you see things for what they are. इतना react नहीं करते आप. So wisdom जिसे कहते हैं ना, वो एक wisdom आ जाता है आप में. So I think that is good. The only thing that can happen is you get older is कि आपको young लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं. Like for me that is a risk कि मैं disconnect हो जाऊं उनसे. वो बोले ये कौन अंकल आ गए हैं अभी बताने, वो फीलिंग नहीं देनी है. और वो जरूरी नहीं आए. अगर जैसे अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, लॉट ऑफ यूथ फॉलोज हिम,
Abdul Kalam, a lot of youth followed him. They were all older people. They're all like the Prime Minister is old. Abdul Kalam was old, but he was able to inspire the youth. So you can, as long as आप उनकी भाषा समझे, उनकी नीड समझे, उनकी aspiration समझे. तो उसके लिए I try to do that. Like when I make YouTube, I have hundreds of comments on each video, so I can tell कि क्या reaction आ रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं. So you can take advantage. So overall, age is good for writing, I think. अजमेर से ही आनंद भटनागर पूछते हैं, हिंदी साहित्य में आप किसे पढ़ते हैं? हिंदी साहित्य में इतना नहीं पढ़ता हूँ. I'm being really honest, and I wish there were more modern. See, I like reading modern, पर मैं उतना नहीं पढ़ता हूँ. तो मेरे को पढ़ना चाहिए. That's what I say. I can say Premchand and all that, but that's the standard answer. But to be honest, I really feel जितना बड़ा हमारा देश है, जितनी हिंदी फिल्में बनती हैं, जितनी हिंदी फिल्में देखी जाती हैं, हिंदी प्रोग्राम बनते हैं, उतना मेरे को हिंदी बुक्स का नहीं पता लगता. I don't know क्यों नहीं पता लगता. Maybe I should also look more, but yeah. एक anonymous attendee लिखते हैं, क्या अंग्रेजी के साहित्यकार जिंदगी को ज्यादा समझ पाए हैं? अरे नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है? भाषा से अगर जिंदगी आती होती तो इंग्लिश के टीचर को नहीं सब कुछ पता होता लाइफ के बारे में. ऐसे थोड़ा होता है. मैं तो नहीं बिल्कुल भी नहीं है. भाषा का कोई उससे भाषा एक दो अलग अलग भाषा है. व्हाट यू से मैटर्स, नॉट द लैंग्वेज. रीना जी लिखती हैं that I need to write on the paper first. How do you work? That's the hard part actually. पता है, देखो मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, फील हम सब लोग करते हैं. कोई मेरे को आज तक इंसान नहीं मिला जो फील नहीं करता चीजें. पर कई लोग अपनी फीलिंग्स को बोल पाते हैं और कई लोग फीलिंग्स को बोल नहीं पाते. बोलना ही मुश्किल है उनके लिए. फील कर रहे हैं लेकिन उनके वो लफ्ज नहीं बन पाते फीलिंग्स के. और भी कम लोग उन फीलिंग्स को लिख पाते हैं. So this is what writing is. It's really putting down what is in your head, and it's not that simple. इतना simple नहीं है. जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आप कलम से लिखोगे तो आपको लगेगा आया ही नहीं यार, कहाँ चला गया, बीच में कहाँ गायब हो गया. या लिखोगे पूरा, फिर बाद में पढ़ोगे, नहीं ये तो नहीं मैं कहना चाह रहा था. तो वो उसमें सालों की प्रैक्टिस लगती है. वो जो आप मेरी बुक्स को या मेरी जो मैं बात कर रहा हूँ सिंपल, वो इसलिए है क्योंकि जो मेरे मन में है अब फिल्टर नहीं है. बिना फिल्टर के मैं बोल सकता हूँ, बिना फिल्टर के लिख भी सकता हूँ. So that is a quality that takes, so don't worry about that. It's okay. It will come with time, by practice. पलक लिखती है, how did you manage to write such a lovely book, Half Girlfriend? Loved it. Please, I sincerely request you to write a sequel. It was worth my time and money. I'll keep rereading it until the sequence comes. Thank you for the masterpiece. Thank you, पलक. देखो मैं इतना ना सीक्वल्स में आज तक बिलीव नहीं किया है, बिकॉज मेरे को बहुत ही ज्यादा वो कमर्शियल लगता है और मेरा मन करता है कोई नई कहानी बताऊं. तो सीक्वल आप बनाइए अपने मन में. मेरा यही है, कहानी में ऐसे छोड़ता हूँ कि आप सोचो आगे क्या हुआ होगा. That's what. इवन 2 States का मैंने सीक्वल नहीं किया जो मेरे घर में चलता है. सो इट्स जस्ट वो है कि एक कहानी को प्यार मिला है, वो उसको वैसे ही रहे. कई बार आपने फिल्मों में नहीं देखा, वो सीक्वल बनाते हैं और गड़बड़ हो जाता है पूरा. वो मेरे को बड़ा डर लगता है. एक अनोनिमस अटेंडी लिखते हैं, संगीत से कितना जुड़ाव है आपका, किस गायक को पसंद करते हैं? I love music and I really wish I could sing or I just wish I could play some. मतलब मैं अगर ज्यादा म्यूजिक समझता तो अपने काम में लाता, कोशिश करता कि किस तरीके से लाऊं. So, but I listen to a lot of music all the time, from going on a walk to working out to just even otherwise. Sometimes in the evenings, I will listen to music. So it's a very big part of my life, I would say. And I listen to everything. But आप पूछ रहे हो तो जो बात अरिजीत में है वो कम नहीं है. मतलब I don't know, sad. पता नहीं, जितने दिल टूटे हैं ऐसे लगता है वही समझता है बस. All the Arijit fans in the house. अरे यार वो जो वही समझते हैं, जो जिसका दिल टूटा है वही उसका फैन होता है. जी बिल्कुल. नीरजा जी लिखती है, is emotional writing more effective? I think there has to be some emotion in everything related to your writing, but it doesn't mean it can't be pure emotion. It is not a therapy session.
सो यू बट यू मस्ट कम फ्रॉम अ इमोशनल प्लेस. कहीं ना कहीं वो इमोशन ही लोगों को कनेक्ट करता है, फैक्ट्स नहीं करते. पीपल ऑलवेज रिमेंबर, पीपल मे नॉट रिमेंबर व्हाट यू टोल्ड देम. आज जो मैंने आपको बात बताई है वो शायद आप याद रखो ना रखो, लेकिन जो मैंने आपको महसूस कराया वो आप याद रखोगे. बिल्कुल पीपल बिल्कुल रिमेंबर हाउ सही. डू मेक देम फील ऑलवेज. एब्सोल्युटली. जाने से पहले दो छोटे से सवाल मेरे भी, चेतन. बॉलीवुड के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा? बॉलीवुड से हॉलीवुड कब देख पाएंगे हम चेतन भगत को? पता नहीं यार, अब इतना कोई ऐसे तमन्ना नहीं है. मैं इंडिया से ही बहुत खुश हूँ. बट देखो क्या पता, जिंदगी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. बट बॉलीवुड के साथ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा रहा. मतलब मैं तो बहुत, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मतलब स्ट्रगल थी वो टिपिकल तो था ही, और अभी भी चलती है, ऐसा नहीं है. कभी कोरोना करके पिक्चरें बड़ी कम बन रही हैं, बड़ा मुश्किल है. लेकिन इट्स ओके, यू नो, यू जस्ट कीप ट्राइंग. एंड मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरी कितनी सारी किताबों पे फिल्में बनी हैं, चली हैं, अब तक याद है लोगों को वो फिल्में. सो नो कंप्लेंट्स, यू नो. शायद मैं अगर आज हाउस होल्ड नेम बनाऊं, सब मुझे जानते हैं, तो वो उसके पीछे बॉलीवुड का बहुत बड़ा हाथ है. चेतन, बहुत साल हो गए, आई थिंक 25-30 साल हो गए आईआईटी से पास किए हुए आपको. बहुत साल हो गए हैं. मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप नियमित रूप से इन बच्चों से, इन युवाओं से जुड़ते रहते हैं अपने वर्चुअल सेशंस के ज़रिए, या फिर यू नो लाइव सेशंस जब होते थे, क्या चीज़ें बदली हैं या वो वैसी की वैसी हैं वहाँ पर? बदली हैं बहुत. अभी वहाँ बहुत टेक आ गया है, बहुत कंप्यूटर्स आ गए हैं, सब बच्चों के पास डेटा है, इंटरनेट है. हम सबके पास तो ये नहीं होता था. एंड बहुत अवेयरनेस आ गया है. आई थिंक दे आर मोर कनेक्टेड टू द वर्ल्ड. कैंपस हैज चेंज. कुछ चीजें नहीं भी बदली, वो अच्छी बात है, नहीं बदलनी चाहिए. कुछ ट्रेडिशंस नहीं बदले, मैस वही है, वही तंदूरी रोटियां और वही पनीर मिलता है, ठीक है. दैट आई नो. बट या आई मीन इट हैज चेंज्ड, यस. पायरेसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लॉट ऑफ पायरेसी वी सी अराउंड, तो क्या आपकी गलत है मैम, रिएक्शन क्या है? बोलूं, गलत है. एंड मतलब मैं ठीक हूँ, पर इट रियली अफेक्ट्स न्यू राइटर्स. एंड बिकॉज क्या होता है कि पायरेसी से पब्लिशर का नुकसान होता है, पब्लिशर का नुकसान होता है, तो वो नए राइटर्स में इन्वेस्ट करने के पास, उनके पास पैसे नहीं होते. तो इट्स नॉट गुड. एंड इवन फिल्मों में वी हैव टू, आई थिंक वी हैव टू सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी. अगर आप किसी का टेबल नहीं चुरा के घर लाओगे ना, तो क्यों किसी का क्रिएटिव काम बिना उसका हर्जाना जितना भी उसका दाम है वो दिए क्यों करना है ऐसे? जस्ट बिकॉज यू कैन, जस्ट बिकॉज आप कर सकते हो और पकड़े नहीं जाओगे, ठीक नहीं है. तो एज एन ऑडियंस, what is in store for us from the house of Chetan Bhagat? हाउस तो पता नहीं, पर मेरी अगली बुक आ रही है मैम, अगली. आई थिंक इन अक्टूबर इट विल कम, अनदर मॉडर्न हिस्ट्री. एंड इट्स वेरी नाइस. आई थिंक इट्स माय बेस्ट बुक बिकॉज मैंने लॉकडाउन में लिखी है. तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, कोई इवेंट नहीं, कोई फ्लाइट नहीं, कुछ नहीं, बस बैठ के लिखो. And I think it's come out really well. I can't tell you more right now, but yes, please do pick it up in October. Superb, Easily my superb. best book. जाते जाते कुछ दो लाइनें आपकी तरफ से जो आपका जी चाहता है. मैं यही कहूंगा कि यू नो रीडिंग हमेशा करो यार, विच आई थिंक इस ग्रुप में तो लोग करते हैं, तो आई थिंक शायद कहना इनको जरूरी नहीं है, लेकिन शायद आप लोग औरों को कह सकते हो ये बात कि मुझे लगता है कि रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड रीडिंग से आपकी इमेजिनेशन बढ़ती है. यू नो, यू व्हेन यू सी अ टीवी सीरियल, उसमें आपको पता है वो हीरोइन ने लाल साड़ी पहनी है, बट व्हेन यू रीड अ बुक एंड इट सेज दैट शी वाज वेयरिंग अ रेड साड़ी, तो आप वो रेड साड़ी इमेजिन करते हो. दैट. And reading builds focus and concentration, which is becoming very less these days. So you need it to study, to do your work, to do anything in life. You need focus and concentration. So ये दो बहुत बड़ी बड़ी, to build your imagination and your focus, ये दो रीडिंग के बहुत बड़े फायदे हैं. एंड once you get into the habit, I guarantee you, you will start enjoying it so much कि आपको टीवी देखने का मन नहीं करेगा. क्योंकि एक बुक सालों की मेहनत के बाद लिखी जाती है, स्पेशली अगर कोई बुक पॉपुलर हुई है, उसकी तारीफ हो रही है, इसका मतलब है कि उस बुक में कुछ है. और ये टीवी सीरियल या इवन एनीथिंग, ये सब इतनी जल्दबाजी में लिखे जाते हैं. सो यू कैन नॉट जी. कंपेयर.
So you must get into the habit of reading. जाते जाते आपको बता दूं, प्रभा खेतान फाउंडेशन की यही पहल है, एंड वी आर इन जी इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, लिटरेरी, लैंग्वेजेस, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, वुमेन एम्पावरमेंट एंड मैनी मोर। और बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, 33 से ज़्यादा शहरों में हम हैं, और अभी तक 1000 से ज़्यादा लिटरेरी इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वेदुला जी को। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। वेदुला जी, द माइक इज ऑल योर्स। धन्यवाद अपरा। सबको नमस्कार। परिवर्तन हर ओर होते हैं और हो रहे हैं। चेतन जी, आपकी माने तो परिस्थितियां बदलती रही, विचार बदलते रहे, परिपक्वता आती गई, व्यक्तित्व ठहरता हुआ, निखरता हुआ, व्यापक होता गया, और हमें मिले चेतन भगत। आपकी सहजता और सरलता भा गई। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से कलम विशेष के अतिथि चेतन भगत जी और संवादकर्ता कल्पना जी का हार्दिक आभार। एहसास वुमेन के साथ ही अपरा कुशल का विशेष आभार, जिनकी बातचीत ने इस सांझ को और विशिष्ट बना दिया। साथ ही सहृदय आभार कार्यक्रम के प्रायोजक स्वीशमेंट एवं आप सभी दर्शकों का, जो हमारी प्रेरणा का स्रोत हैं। सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।